माई ग्रैंड मदर डाइड ऑफ यूट्रस कैंसर। मुझे ना बॉडी शेमिंग बहुत सारे लोग करते थे स्कूल में। यू नो माई क्लासमेट्स यूज टू कॉल मी ओए मोटी, और मेरी जो अपनी टीचर थी शी यूज टू से मी वाइल्ड बफेलो। डिफरेंट ग्रुप्स में आ रहे होते हैं इतनी सीरियस इशू। लोग तो अपनी बल्कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स भी उन्होंने डाली होती हैं कि इज़ देयर एनी डॉक्टर इन द ग्रुप हु कैन गाइड अस व्हाट टू डू। क्या आपने जो पहले मेजर्स थे वो लिए? आप सी सेक्शन तक पहुँचे कैसे? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। ये है द पॉडकास्ट वैरायटी चैनल। ये स्पेसिफिक सीरीज़ है नॉट एवरी वुमन और मैं हूँ मरियम खेवान। नया दिन, नया गेस्ट, नया टॉपिक और नई गुफ्तगू। और आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट सम पॉइंट इन आवर लाइव्स हम इससे हर एक शख्स वेट को लेके बहुत कॉन्शियस रहता है, और इस हद तक कॉन्शियस हो जाता है कि हम बड़े अनहेल्दी मीन्स भी अपनाने को तैयार हो जाते हैं कि बस मैं मोटा ना दिखूं, क्योंकि हमने जो अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, बड़े आई एम सॉरी टू से बट बनाए हुए हैं, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फीमेल्स वी आर एक्स्ट्रा केयरफुल कि हम दिख किस तरह के रहे हैं, फ्रॉम स्किन केयर टू मेकअप टू हेयर टू आवर वेट। बहुत मैटर करता है सब कुछ। और अगर थोड़ा सा सीरीज़ के ऊपर बात करें, इसको शुरू करने का मकसद ये था कि अगर आपको याद हो, बहुत दूर नहीं जाते, रीसेंट पास्ट में एक चीज़ बड़ा टॉपिक वायरल हुआ था, एवरी मैन। हर मर्द ही ऐसा है, मर्द ज़ात ही ऐसे, मर्द की फितरत ही ऐसी होती है। हर बंदा सेक्शुअल प्रेडिटर है। ये जब स्पेशली मी टू मूवमेंट चली और इस तरह की चीज़ें हुई तो काफ़ी आया, तो तब ये बात सुनने में आई कि ठीक है मर्द कर रहे हैं बट नॉट एवरी मैन। उसी को तोड़ते हुए हमने ये सीरीज स्टार्ट की नॉट एवरी वुमन, क्योंकि औरतों को लेके भी हमने बड़े स्टीरियोटाइप्स बनाए हुए हैं कि भाई औरत बेचारी है, औरत कमज़ोर है, औरत वीक है, औरत डिपेंडेंट है। उन स्टीरियोटाइप्स को तोड़ रहे हैं, ठीक है, बट नॉट एवरी वुमन इज़ वीक, नॉट एवरी वुमन इज़ अ विक्टिम, नॉट एवरी वुमन नीड्स योर सिंपैथी, नॉट एवरी वुमन इज़ अ होम रेकर, या नॉट एवरी वुमन इज़ अ गोल्ड डिगर, सो ऑन। बड़ी स्ट्रॉन्ग ख़वातीन भी होती हैं जिनको कुछ टाइम लगता है, अपना पैशन ढूंढने में टाइम लगता है, बट ठीक है करती हैं। फेलियर्स भी आते हैं, गिरती हैं, मगर फिर उठती हैं और करती हैं। आज एक ऐसे ही गेस्ट हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, फ़िटनेस ट्रेनर आमना खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? आई एम डूइंग गुड अल्हम्दुलिल्लाह। ओके आमना, सबसे पहले इसी चीज़ से स्टार्ट करते हैं कि बड़ी मुश्किलात का सामना लोगों को करना पड़ता है जब वो अपना पैशन परस्यू करने के लिए निकलते हैं। आप अपनी कहानी थोड़ी सी हमारे साथ शेयर करें, हमारे व्यूअर्स को बताएं कि कैसे, कब सोचा कि मैं फ़िटनेस ट्रेनर बनना चाहती हूँ। When I was 16 years old, I started my journey. That's really early. जब मैं लोगों को अपने सोशल मीडिया चैनल्स पे बताती हूँ कि आई एम 23 years old, तो वो यकीन नहीं करते कि हाउ मच शी हैज़ डन फॉर पाकिस्तान एंड द कम्युनिटी ऑफ वुमेन आई एम हैविंग ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। खैर, मैंने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो माय फादर यूज़ टू से कि जिम मत जाओ, माय फैमिली यूज़ टू से लड़कों जैसी बॉडी बन जाएगी, बट मैं अपने घर से काफ़ी दूर ट्रैवल करके जाया करती थी। और अगर मैं ना जाती और ये सब कुछ ना होता, मैं अभी इतनी ज़्यादा लाइक आई हैव 1000+ क्लाइंट्स ऑनलाइन एंड अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी ऑफ वुमेन। नाइस। सो अब वो सब कुछ ना होता। मेरी स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हुई कि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा लाइक आई वाज ऑन 85 kgs, देन आई ड्रॉप टू 50 kgs। अच्छा, ये जब 85 kgs किस एज में? व्हेन यू वर टीनेजर? या 16 years old, व्हेन आई वाज इन कॉलेज। वो नहीं होता ओ लेवल्स के बच्चे पढ़ के इतना स्ट्रेस लेते हैं और वो फिर थोड़े से खा रहे होते हैं और बस। आई यूज टू ईट ब्रेड और उसके ऊपर जैम लगा के, बटर लगा के, सारी रात जागना कॉफ़ी पी के और अपने जो है ना वो स्टडीज़ के लिए प्रिपरेशन करना एग्जाम्स के लिए। दो आई अचीव्ड A* ओ लेवल्स में, सारे मेरे स्ट्रेट A's थे। That's nice. लेकिन वो जो नुकसान मुझे हुआ, लाइक जो चब्बीनेस मेरे अंदर आ गई, जो मोटापा, दैट वाज 16 years old, तो मैं जिम जाना मैंने स्टार्ट किया। और जब मैं जिम गई तो फिर मतलब मैंने बहुत अच्छे से लूज़ कर लिया, और मतलब काफ़ी लोग हैरान थे मुझे देख के कि भाई कैसे इसने लूज़ कर लिया। अच्छा, ना ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे इंटरप्ट करूँगी। मतलब 16 की एज पे इस चीज़ को भी रियलाइज़ कर लेना कि वेट ज़्यादा है और उसको लूज़ करने के लिए जिम जाना, ये डिसीजन ऑब्वियसली पेरेंट्स का या सोसाइटी या कहीं से आया होगा, क्योंकि नॉर्मली मतलब मैंने भी जैसे देखा है, या मुझे जो अपना भी ज़माना याद पड़ता है, मैं इतने कॉन्शियस हो जाते थे जिम जाने का, तो छोड़ो, एक सिंपल होता था खाना छोड़ दो।
मतलब हमने इजी मीन्स करने होते थे ना, कि वेट गेन करने के लिए कौन जाए, कौन मेहनत करे, सबसे इजी चीज़ है रोटी छोड़ दो, चीनी छोड़ दो, चावल छोड़ दो, कुछ खा ही नहीं रहे हो, फाके करने पे मतलब इतना अपने आप को स्टार्विंग टू द एक्सटेंड कि आप बिल्कुल ही डाउन होके गिर जाओ। हम तो वो करते, मतलब नॉर्मली दिस इज़ हाउ थिंग्स आर। तो आपको कैसे रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई जिम जाना ज़रूरी है? ये अवेयरनेस कैसे थी? बैक इन 2016 ना फैट डाइट्स इतनी कॉमन नहीं थी, तो उस वक्त इतना कॉन्सेप्ट नहीं था। जब मैंने स्टार्ट किया तो उस वक्त ज़्यादा लोग ना जिम की तरफ जाना स्टार्ट करते थे। सबको पता था कि अगर फ़ैट लॉस करना आपने तो आपको जिम जाना पड़ेगा। यही वजह थी कि बहुत सारे, हम जहाँ पे रहते हैं पिंडी इस्लामाबाद में, जिम्स थे ही नहीं, उनका नाम ही नहीं था। आई यूज़ टू ट्रैवल 4 आवर्स, मेरे घर से ड्राइव होती थी, PWD में जाके जिम होता था। इस्लामाबाद किधर, PWD किधर, ऊपर से हाईवे भी बन रही होती थी। सो इट वॉज़ अ स्ट्रगल। एनी हाउ मैंने अपनी जर्नी ऐसे स्टार्ट की मरियम, कि मुझे ना बॉडी शेमिंग बहुत सारे लोग करते थे स्कूल में। यू नो माई क्लासमेट्स यूज़ टू कॉल मी ओए मोटी, और मेरी जो अपनी टीचर थी शी यूज़ टू से मी वाइल्ड बफेलो, एंड आई एम लाइक या। तो इन सारी चीज़ों की वजह से देन आई, मतलब मुझे हुआ कि नहीं, माई बॉडी इज़ नॉट गुड, आई शुड बी गोइंग टू जिम, एंड जो भी हो जाए, लाइक आई हैव टू फाइट विद माई पेरेंट्स। मेरे पेरेंट्स मुझे जो कहें, मेरी सिस्टर्स कहें, मैं इनको करके दिखाऊंगी। आई वॉज ऑलवेज, मैं एक बहुत हार्ड वर्किंग और पैशनेट बच्चा हूँ। मतलब इफ़ आई थिंक तो मैं वो चीज़ अचीव कर लेती हूँ, नो मैटर व्हाट इट इज़। और उसके लिए मेहनत करने को भी तैयार है। हाँ, तैयार होती हूँ। और मुझे लगता है कि इस पे आपको थोड़ा सा क्रेडिट देना यहाँ पे बनता ज़रूर है, क्योंकि वही मैंने जैसे पहले कहा कि अगर किसी बच्चे को, स्पेशली टीनेजर को, इस तरह की बातें सुनने को मिले तो वो तो डिप्रेशन में जाके एक कोने में घर में बैठ जाएगा। जैसे बच्चे होते हैं घर से निकलते ही नहीं, सोसाइटी को फेस ही नहीं करना चाहते, दोस्तों से मिलते ही नहीं है, कि उनको इस तरह की बातें सुननी पड़ेंगी। क्योंकि जो ऑब्वियसली जो हमने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं उसमें बंदा कहाँ सोचता है कि चलो भाई मैं इनको करके दिखाती हूँ, या ये कहाँ से, ये मैं अभी तक समझने की कोशिश कर रही हूँ कि हु वाज द हेल्पिंग फोर्स बिहाइंड दिस। ये जो बॉडी शेमिंग थी ना, मैंने इसको पॉजिटिव उसमें लेके गई, मैं नेगेटिव उसमें नहीं लेके गई। आई वाज लाइक, मेरे लिए ना ये, मैं अभी भी जब भी अपनी क्लाइंट्स को मोटिवेशन देती हूँ तो मैं उनको कहती हूँ कि आपको जो टॉन्ट्स आ रहे हैं ना, इट्स सो गुड फॉर यू। अगर आप इसको पॉजिटिव चीज़ में लेके जाएं, आपके नहीं, कैसे किसी ने मुझे कह दिया मैं करके दिखाती हूँ, तो मैं हो ही नहीं सकता, अब बोलो। वही लोग जब लाइक मैंने लूज़ किया तो वही मेरे से पूछना फिर स्टार्ट कर दिया उन्होंने कि कैसे किया तुमने, हमें भी गाइड करो। दैट्स वेयर व्हेन आई स्टार्टेड माय फिटनेस जर्नी एंड बीइंग अ फिटनेस ट्रेनर। और वैसे अगर बचपन की बात करें तो जैसे बचपन में हर किसी के गोल्स होते हैं कि मैं बड़े होके, एम्बिशंस होते हैं ना, ये बनना चाहती हूँ या ये करना चाहती हूँ, तब क्या था माइंड में? अच्छा, बचपन से ही मैंने कॉमर्स पढ़ी है, लाइक अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, बिजनेस पढ़ा है मैंने। तो आई वाज लाइक मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगी। माय पेरेंट्स वर सो हैप्पी कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगी। हाँ, सबसे बेहतर क्या है। आई क्लियर्ड माई ओ लेवल्स, देन मैंने कॉमर्स में ही आईकॉम कॉलेज किया 2 साल। उसके बाद मैंने ACCA में एडमिशन ले लिया। मेरे 4 पेपर्स पास, किसी बच्चे के पेपर्स पास हो वो ACCA नहीं छोड़ेगा कभी भी। बट मेरी जो कॉलिंग थी ना मरियम, बहुत कम होता है लोगों को छोटी एज में पता लग जाए कि उनका पर्पस क्या है लाइफ का और उनकी कॉलिंग क्या है। मुझे ये कॉलिंग, एक बहुत ही वाकया मैं आपको सुनाती हूँ कि कैसे हुई। माई ग्रैंड मदर डाइड ऑफ यूट्रस कैंसर व्हेन आई वाज इन माई ओ लेवल्स। तो मेरी ग्रैंड मदर विडो थी, तो हमारा फैमिली में इस तरह होता था कि एक बच्चा जाके ना उनके साथ रहेगा, वो साथ में, हम लोगों के ना घर साथ साथ थे, लेकिन वो अलग रहती थी। बड़ी एक जो है ना जिसको कहते हैं बड़ी खुद पसंद खातून थी, किसी के साथ नहीं रहना, अकेले रहना है, अपने खुद सर्वाइव करना है। खैर, तो हम बहनों में से ना एक साल सारे जाके उनके पास, ऐसे हमने टाइम अपना डिवाइड किया था। जब मेरे ओ लेवल्स के पेपर चल रहे थे तो मैं उनके पास रहती थी। आपकी बारी बनी हुई थी? मेरी बारी बनी हुई थी। अच्छा, अब मैं अपने ओ लेवल्स के पेपर कर रही हूँ और मैं अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। साथ में ना उनको मैं देख रही हूँ कि यूट्रस कैंसर जब होता है ना, तो आपको पता है कि पीरियड्स जो है ना, मेनोपॉज उनको अचीव हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी उनको ना ब्लीडिंग हो रही थी एंड ऑल दैट। तो अब मुझे वो आके बताती हैं, बट शी यूज़ टू ना वेट के, नहीं इसके नानी दादियाँ इतनी हसास होती हैं कि नहीं मैं अपने बच्चे को पूरा कंफर्ट जोन दूंगी, उसके बाद में उनको पता था कि फिर इसने मुझे हॉस्पिटल लेके जाना है, घर में कुछ हो जाएगा, स्टडीज़ पे ये कंसंट्रेट नहीं कर सकेगी। और बोझ भी एक बनने वाली चीज़ होती है ना, स्पेशली वो नहीं, कुछ जैसे आपने कहा कुछ बुजुर्गों को नहीं पसंद होता। हाँ, उनको ये था कि बस मैं इसको इंटरप्ट ना करूँ, इसके जो गोल्स हैं वो अचीव हो जाएं। लाइक इतने हमारी नानियाँ दादियाँ हमारे लिए इतनी वो होते हैं, प्यार करते हैं, हर चीज़ उन्होंने मुझे प्रोवाइड करनी, कंफर्ट जोन देना। खैर, यही करते करते ना उन्होंने अपने जो टेस्ट थे ना और इलाज था, डॉक्टर के पास जाने में उन्होंने देर कर दी। आपको पता है कैंसर अगर आप अर्ली डायग्नोज हो जाए तो दैट इज ट्रीटेबल, लेकिन अगर आप अर्ली डायग्नोज ना करें तो दैट्स नॉट, लाइक अनफॉर्चुनेटली। खैर, उनकी यही मिस्टेक थी। एंड देन
फिर उनकी डेथ हो गई इवेंचुअली। दैट वाज सच अ शॉक फॉर मी। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जिनको नहीं पता इस चीज़ का कि ये कैंसर कैसे बन जाता है, सिस्ट कैसे बनती हैं ओवरीज। आपने बात की कि PCOS इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक। या सो PCOS जो है ना, वो इसकी अवेयरनेस के लिए फिर आई गॉट माई कॉलिंग कि नहीं, अगर मेरी ग्रैंड माँ died of this then I can protect other women, especially the community of Pakistan. So फिर मैंने अपनी कॉलिंग और पर्पस को समझा, ACCA को छोड़ा। मैं और भी मेरे पढ़ाई के अंदर स्ट्रगल्स हैं। बैचलर्स मैंने 2 दफ़ा किया, BBA मैंने नमल यूनिवर्सिटी से, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से 2-2 साल हर जगह लगाए। 6 साल ज़ाया करने के बाद आई अंडरस्टूड माई कॉलिंग एंड पर्पस टू हेल्प वुमेन। कि मैंने ये करना है, रहने दो, कि मैंने उनकी हेल्प करनी है, उनको एजुकेट करने में कि उनको कितना फ़ायदा एक्सरसाइज और हेल्दी ईटिंग करने से, डाइट करने अच्छा, यहीं पे बात करते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात होगी है। अब हम ओल्ड एज प्रॉब्लम्स की बात करें तो चलो समझ आती है कि ओवेरियन सिस्ट हो गई, कैंसर हो गया, यूट्रस इश्यूज़ हो गए। आजकल तो हर छोटी बच्ची हार्मोनल इम्बैलेंस का शिकार है। अब जिसको देखो वेट पुट ऑन हुआ है, क्या भाई कोई इश्यूज़ है। एक्सरसाइज एंड बीइंग फिट किस हद तक हेल्प करता है इन तमाम चीज़ों से लड़ने में? बहुत ज़्यादा हद तक। एक्सरसाइज और हेल्दी ईटिंग जो है ना, और आपकी स्लीप, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी बॉडी को एक शील्ड की तरह जो है ना वो प्रोटेक्ट करती हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई कमांडो शील्ड लेके खड़ा होता है ना, बीमारियों से और हर चीज़ों से, डिजीज़ जितनी भी हैं, इवन कैंसर, आपको वो प्रोटेक्ट करता है। अगर आप यही नहीं करें, इनमें से इन तीनों, इट्स नॉट जस्ट एक्सरसाइज, आपकी स्लीप, आपकी डाइट, हेल्दी ईटिंग और आपकी जो है एक्सरसाइज, ये 3 चीज़ें जो आपको प्रोटेक्ट करेंगी। तो उसके बाद आप जो हो उस पर रह सकते हो। लेकिन कुछ हमने अब ऐसे भी देखे हैं, मतलब मैंने अपने सर्कल में भी देखे हैं, कुछ का वेट काफ़ी ज़्यादा है और जब कहो ना कि एक्सरसाइज कर लो, जिम ज्वाइन करो, तो कहते हैं कि नहीं, हमारे कुछ मेडिकल इश्यूज इस तरह के हैं जिससे वेट पुट ऑन होता है और देयर इज़ नो गेटिंग बैक टू द एक्चुअल शेप। इज़ इट ट्रू या ये बस लोगों ने बहाना बनाया हुआ है? क्या एक्सरसाइज और एक फ़िट अगर आप रूटीन अडॉप्ट करें तो तमाम मसाइल का काफ़ी हद तक हल हो जाएगा, या एक परसेप्शन ही है? ये एक परसेप्शन है मरियम। जो मसाइल है ना वो खड़े किधर से होते हैं। यहाँ पर हमारे माशरे में क्या होता है, कम्युनिटी में, कि अगला बंदा ना अपनी अम्मी से, अब्बू से पूछ रहा होगा, दे वॉन्ट गो टू अ रजिस्टर्ड डाइटिशियन और रजिस्टर्ड पर्सनल ट्रेनर, सर्टिफाइड ट्रेनर। वो एक दूसरे से मशवरे करें। एक बंदे ने पढ़ा ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है, वो उसको जो मशवरा देगा उसने उसी के ऊपर चलना है। आपकी सराउंडिंग आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो मेरा हमेशा अपनी क्लाइंट्स को मशवरा होता है कि आप, अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, मेडिकल इशू, तो आप रजिस्टर्ड गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, बजाय के सोशल मीडिया पे पूछना शुरू कर दो। डिफरेंट ग्रुप्स में आ रहे होते हैं इतनी सीरियस इशूज, लोग तो अपनी, बल्कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स भी उन्होंने डाली होती हैं कि इज़ देयर एनी डॉक्टर इन द ग्रुप हु कैन गाइड अस व्हाट टू डू। मतलब अच्छे खासे सीरियस इशूज। बट वही आपने बहुत प्यारी बात किया ना कि वी डोंट गो टू द राइट पीपल हु आर देयर फॉर देयर जॉब्स। हम आसपास लोगों से पूछ रहे होते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा वो ना हो तो हम गूगल पे टाइप कर रहे होते हैं। और गूगल तो एक ऐसी चीज़ है, आप जो बीमारी का नाम लिखो, आप जो सिम्टम लिखो, वो आपको ऐसी डिस्क्रिप्शन देगा, आपको लगेगा ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, मुझे ये भी है, और मुझे ये डिसऑर्डर भी है, मुझे ये मसला भी हो गया। तो येस, थिंग्स आर डिफरेंट अगर आप उसको एक्चुअली अप्रोच ना करो। तो आपने इसके जो ये आपकी पूरी है, जो आप फिटनेस ट्रेनिंग करते हो, उसके बारे में आपने पढ़ा है? डिप्लोमास होते हैं, कोर्सेज होते हैं, क्या होता है? अगर कोई बनना चाहते हैं तो क्या इसका क्या प्रोसीजर होते हैं? बिल्कुल, आई एम सर्टिफाइड इंटरनेशनली एंड लोकली बोथ। मैंने दुबई से अपनी सर्टिफिकेशंस की है, मैंने अमेरिका से की हैं अपनी सर्टिफिकेशंस। इसकी प्रॉपर ना हमारे उसमें जैसे डॉक्टर्स होते हैं ना, हमारी भी स्पेशलाइजेशन होती है। लेवल 3 एक नॉर्मल पर्सनल ट्रेनर होता है, लेवल 5 एक मास्टर लेवल का ट्रेनर होता है। हमारे जो लेवल्स हैं ना वो 8 लेवल्स तक जाते हैं। लेवल 2 से आप स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर ट्रेनिंग होती है इसकी, बहुत ज़्यादा मैंने पढ़ाई की इसके बारे में। ये टॉपिक हाईलाइट करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर वो यूट्यूब पे खोल के 3-4 वीडियोस देख लें, 3-4 ट्रेनर्स की देख लें, तो वो भी ट्रेनर बन के और वो अगले बंदे को सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि आपने क्या करना है। सो आई थिंक दिस वाज इंपॉर्टेंट टू डिस्कस एज वेल कि इसकी भी पूरी पढ़ाई होती है, इसके पूरे कोर्सेज होते हैं, सर्टिफिकेशंस होती हैं। उसके बाद आप जाके देखो, इंसान गिनी पिक्स तो नहीं है ना कि आप उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दो। अच्छा, एक आमना थोड़ा सा इसी से रिलेटेड, क्योंकि फीमेल इशूज़ के ऊपर बात हो रही है, जो प्रेगनेंसी वेट गेन्स होते हैं वो फिर लूज़ करना काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं। तो उस तरह की पेशेंट्स आपके पास कितनी आ रही हैं, ज़्यादा हैं या कम हैं, और उनका ओवरऑल मोरल क्या होता है कि हो जाएगा या होगा नहीं, आएंगी नहीं?
बिल्कुल, मेरे पास 70% क्लाइंट्स ऐसी हैं जो लाहौर से, इस्लामाबाद, कराची से, 70% उनमें तादाद ऐसी है जिनके सी सेक्शन हुए हैं और उसके बाद वो स्ट्रगल कर रही हैं कि वो फैट नहीं लॉस कर पा रही। दे वांट टू गेट बैक टू जैसी वो शादी और सी सेक्शन से पहले थी, उस शेप में वो जाना चाहती हैं। तो मैं सबसे पहले यही बोलूँगी कि सी सेक्शन आपका हुआ ही क्यों? कभी आपने बैठ के सोचा है कि आपका सी सेक्शन हुआ क्यों? क्या आपने जो पहले मेजर्स थे वो लिए? आप सी सेक्शन तक पहुँचे कैसे? उसके बाद आप रो रहे होते हैं कि भाई मेरा सी सेक्शन हो गया, डॉक्टर ने मुझे ये टीका लगा दिया, वो लगा दी, मेरी कमर, मेरी डिस्क बल्ज होगी, ये होगी। तो मेरे पास पोस्ट नेटल की बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं, इसको कहते हैं आप पोस्ट नेटल वेट लॉस। इसको करने के लिए आपको बहुत एक तो पेशेंस और केयर की ज़रूरत है। आपको इसके लिए प्रॉपर जो है ना वो मेजर्स लेने पड़ते हैं। आपके हर जो वुमेन है ना उसका केस अलग होता है। अब किसी का सिजेरियन हो गया, ठीक है, एक होती है नॉर्मल डिलीवरी, ठीक है, वेजाइनल डिलीवरी हम उसको फिटनेस की लैंग्वेज में कहते हैं। दूसरी हम कहते हैं सी सेक्शन आपकी होगी, जो आपकी सर्जरी है। जो सर्जरी हुई है ना वो केस टू केस डिपेंड करता है। आपका केस वेरी करता है। अगर कोई और औरत है और दूसरी औरत, उन दोनों का सेम नहीं है, उन दोनों का डाइट और एक्सरसाइज पैटर्न सेम नहीं होगा, क्योंकि जब आपका सी सेक्शन होता है तो बहुत सारी ऑर्गन्स आपकी वीक हो जाती हैं। हर इंसान का, मरियम आपको होता है, हीलिंग टाइम जो है ना वो डिफरेंट होता है। कुछ अब जैसे हम सी सेक्शन के बाद कुछ 2 दिन में भी खड़ी हो जाती हैं, कुछ हफ्ता नहीं हो सकती, क्योंकि एवरी बॉडी इज़ डिफरेंट, एवरी बॉडी स्ट्रक्चर इज़ डिफरेंट। हर किसी की इम्यूनिटी अलग होती है, आपके एज भी लेवल अलग होते हैं, भाई बंदा आगे से और क्या बात करे। सो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी फॉर एवरीबडी। तो हो जाता है वैसे, क्या ये है कि फॉर श्योर इसके लिए स्पेशलाइज जो है ना वो ट्रेनिंग्स होती हैं, जैसे कीजेल एक्सरसाइजेज होती हैं, आपको पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज होती हैं, वो आपको करनी चाहिए। आपकी पेल्विक बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है जब सिजेरियन होता है। आपकी बैक, आपका चेस्ट, आपकी जितनी भी कोर की एक्सरसाइज हैं आपको वो करनी चाहिए। आपका जो बेली वाली साइड है ये वीक हो जाता है, आपको स्पेशली ये करनी चाहिए। सबसे पहले ना आपके माइंड में रिकवरी होनी चाहिए। अब मैं आपको मज़े के वाक़या बताती हूँ। हमारे जब मुझे ना, मैं बहुत ज़्यादा Q&As करती हूँ, मैं अपनी ऑडियंस के साथ बहुत ज़्यादा इंगेज रहती हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर और मेरे टिकटॉक के ऊपर। बहुत दिन भर मैं सवालों के जवाब देती रहती हूँ, मैं थकती नहीं हूँ। मैं कहती हूँ कि मुझसे आप जितना पूछेंगे मैं आपको उतना बताऊँगी। तो मैं उनको यही बताती हूँ इसमें कि आपको पहले जो है ना अपने आप को रिकवरी टाइम दें और पेशेंस रखें। हम लोग अनरियलिस्टिक गोल सेट करते हैं। मुझे फैट लॉस करना है, क्विक फिक्सेस ढूंढते हैं। मुझे ना वेट लॉस करना है, शादी से बाद मैंने शादी वाली ड्रेसेस अपने पहनने, किसी और फ्रेंड की शादी में जाना है, मुझे कीटोजेनिक डाइट बता दें हम ना, मुझे कोई सप्लीमेंट बता दें, मुझे कोई मेडिसिन दे दें। मैं उनको कहती हूँ कि पेशेंस, रिकवरी आपको पहले ये करना है, उसके बाद आप और अपने रियलिस्टिक गोल सेट करें कि मुझे हफ्ते में, महीने में वेट लॉस करना है। व्हाट इज दिस? 2 हफ्ते में कम करा के दिखा दे। मरियम, मैं आपको बताऊँ, इट्स बिन 7+ years आई एम कॉन्स्टेंटली लिफ्टिंग हैवी वेट्स इन द जिम, ठीक है। और ये एक बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। अगर आपको अपनी फिटनेस इज़ नॉट कि आपको सिर्फ फैट लॉस करना है, फैट लॉस के साथ जो एडवांटेजेस हैं आपको पता ही नहीं है। आपको पता है? नहीं, वही मैं कह रही ना कि हम लोग, अगर मैं आपको बताना चाहूँ, आपको पता है हमारा फ्लाइट और फाइट एक बॉडी के अंदर ना सिस्टम होता है। ओके। वो जो सिस्टम है उससे हमारे सेंसेस बहुत तेज़ी से टर्न ऑन हो जाते हैं। किसी भी मतलब भयानक सिचुएशन में हम फियर को जब सेंस करते हैं ना, तो एकदम आपका स्टिमुलस, हाँ, एकदम से हम एक्टिवेट हो जाते हैं। या तो हम वो चीज़ छोड़ देते हैं या हम उसका डट के फैसला करते हैं। एक्सरसाइज करने से आपके अंदर ये चीज़ बहुत बेहतर हो जाती है। लोगों को फैट लॉस के फायदे ही नहीं पता, तो इसीलिए वो क्विक फिक्सेस ढूंढते हैं। लॉन्ग टर्म में अगर आप इन चीज़ों को लेके चलेंगे तो ही। अब एक्सरसाइज करने से आपके न्यूरॉन्स जो माइंड के अंदर है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। फिर आपकी स्किन, आपके बाल, आपकी जो ज़िंदगी है, अगर आप स्ट्रेस मूड आपके, क्योंकि जो हार्मोन्स रिलीज हो रहा होता है उससे भी ये होता है कि आपका मूड बूस्टर भी हो जाता है। बिल्कुल होता है। आपके जो सेरोटोनिन होते हैं ना दिमाग से, ये हैप्पी हार्मोन्स होते हैं। जो हम लोग बहुत हैप्पी होते हैं ना तो सेरोटोनिन रिलीज हो रहा होता है। इसके पीछे ये साइंस है। ओके। खैर, उसके अलावा आपकी ना बहुत ज़्यादा, आप अगर 100 साल, लेट्स सपोज आपने कहा कि मैं 100 साल जीऊँगी, आप 150 साल जी सकती हैं अगर आप सही से, आपको पता हो कि भाई मेरी बॉडी को ये चीज़ें सूट करती, मेरी बॉडी टाइप ही है। तो ये तो वो फिर थोड़ी सी बात होगी ना कि इस पे थोड़ी सी अवेयरनेस की भी मैं कहूँगी कि कमी है, हम लोग को नहीं पता होता। और दूसरा ये कि सिर्फ इस चीज़ के ऊपर नहीं आना, ये तो आपने लॉन्ग टर्म फ़ायदे की बात की ना, जो हम कहाँ सोचते हैं। मतलब हमारी ओवरऑल नेचर उस तरह की है कि हम आज का जो मसला है या कल जहाँ जाना है, ये शॉर्ट टर्म मसाइल में हम इतना फंसे हुए हैं कि आगे की तो सोचते ही नहीं। अब जैसे ओवरऑल कंट्री के लेवल पे बात करें, देखिए क्लाइमेट चेंज वाली जो इश्यूज़ है वो कब से चले आ रहे थे, बट हमें बेसिक उस पे होता है कि हमें रोटी मिल जाए, आज पेट्रोल की प्राइस ये होनी चाहिए, हमारे बच्चों की स्कूल की फ़ी ये होनी चाहिए, ये मतलब इस तरह की चीज़ों में हम फंसे रहते हैं कि जो लॉन्ग टर्म मसाइल या जो लॉन्ग टर्म फ़ायदे हैं या जो लॉन्ग टर्म डिज़ास्टर्स आने वाले हैं
उनके बारे में हम करते ही नहीं। सो आई थिंक हम अपनी पर्सनल ज़ात को भी लेके यही कर रहे होते हैं। और अगर फ्यूचर की कोई चीज़ हमें बॉदर करती है तो वो टेंशन्स होती हैं या वो फ्यूचर की एंग्जाइटीज़ होती हैं जिसका हम अभी कुछ नहीं कर सकते, नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। जब तक आपने वो चीज़ देखी नहीं, आप कैसे उसके बारे में कुछ कर सकते हो? उसके बारे में सोचेंगे 20 साल बाद बच्चे की लाइफ ऐसी होनी चाहिए, वो वहाँ चला जाए, वो ये पढ़ ले, वो कर ले, कैसे करने, पूरी ज़िंदगी उसमें गुजार दो। लेकिन अपनी पर्सनल वेलबींग, अपनी हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ, अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल, कहाँ हम उसके बारे में कर रहे होते हैं? यही तो बात है, हम सेल्फ केयर को निगलेक्ट करते हैं ना बहुत ज़्यादा। स्पेशली वुमेन, जो ख़वातीन जिनकी शादियां हो जाती हैं, फिर उनकी जो ज़िंदगी होती है ना वो सिर्फ बच्चों और हस्बैंड के लिए ही हो जाती है। इतनी डेडिकेट हो जाती है कि ख़ुद को भूल जाती है। मैं सबको यही बोलूँगी कि कोई भी आपका जो भी प्रोफेशन है, आप कुछ भी, आप हाउस वाइफ हैं, आप लॉयर हैं, आप डॉक्टर, आप पायलट हैं, आप अपने लिए 1 घंटा लाजमी निकालें, विच इज़ फॉर यू टू मेडिटेट, रिलैक्स, self care, whatever, exercise, whatever makes you happy, do that. 1 hour is yours in a day. आपका एक्सक्लूसिव मी टाइम जो आपको खुशी देता है वो करना ज़रूरी है। अच्छा, अब आपके पास, जैसे आपने कहा कि आपके पास जिम में भी काफ़ी ऐसी ख़वातीन आती हैं जो जब मैरिड हैं तो ऑब्वियसली उनकी टेंशन्स और उनका एक ओवरऑल मूड ही अलग होता है। बच्चों की टेंशन लगी रहती है, घर की टेंशन लगी रहती है, पीछे से कॉल आ रही है, भाई ये हो गया, वो हो गया, कब आओगे, क्या। तो क्या आपको वैसे पर्सनली वो डिफरेंस तो फील हुआ होगा, जो अनमैरिड या ज़्यादा एम्बिशियस करियर ओरिएंटेड हो या जो हाउस वाइफ, सो हाउ डू यू सी द डिफरेंस? क्या माइंडसेट में क्या डिफरेंस है, ओवरऑल मूड्स में क्या डिफरेंस फील हो रहा होता है? मैं आपको बताती हूँ, मैंने ना हर एज की क्लाइंट को ना ट्रेन किया हुआ है। अच्छा। आई हैड 80 years old, 70, 50, 40, वट एवर एज यू कैन से, सो 17, 18। अच्छा। तो इस सब में मैंने ये देखा है कि जो यंग है ना उनको फैसला लेने में बहुत प्रॉब्लम है, और जो मैरिड हैं उनका फैसला रिलाई करते हैं उनकी सराउंडिंग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा। आप इस बात पे हंस रही हैं क्योंकि शायद आप रिलेट कर पा रही हैं। बिकॉज़ ऑब्वियसली आई एम अ मदर एंड आई हैव माय फैमिली। तो वही निकलते निकलते भी आप 10 चीज़ें कर रहे हो, तो अच्छा इसका ये कर लो, उसका वो कर लो, फिर आप कहीं निकल के जा रहे हो, या अब वापस जाना है क्योंकि बच्चे का ये है, एक की तबीयत ठीक नहीं है, आपको पूरा प्लान उस पर डिपेंडेंट होता है। बिल्कुल, सो यू आर डिपेंडेंट, इसीलिए आप अपने फैसले नहीं कर पाते खोल के। अच्छा, और जो इन चीज़ों से फ्री हैं, जिनके बच्चे थोड़े बड़े हो गए, दे आर लाइक 30, 40, उनको ना मेडिकल कंडीशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो वो उसी की टेंशन में फ़ैसले लेती हैं। वो चाहती हैं फिट होना, बट उनको वो मोटिवेशन नहीं मिलती कि भाई अब मैं तो इतनी मतलब एजेड हो गई, अब मैं क्या करूँगी। वो आपका प्रोसेस भी स्लो होता है ना, आप एक्सरसाइज कर भी रहे हो तो कहते हैं कि एक एज के बाद आपकी बॉडी सिस्टम्स ऑब्वियसली स्लो हो जाते हैं, तो वेट लूज़ करना या गेन करना भी मुश्किल हो जाता है। ये भी मैं आपसे फिर इसके बाद पूछूंगी कि इज़ इट ट्रू या ये हमने वैसे बनाया हुआ है? नो, इट श्योर इज़ ट्रू। जब आपकी एज बड़ी होती जाती है तो आपका जो फैट है ना वो स्टबर्न होता जाता है, ठीक है। तो इसलिए उसको थोड़ा कहते हैं कि अर्ली एज में बेबी फैट होता है, जिसको आप आराम से लूज़ कर लेते हैं। अब जैसे मैंने फ़ैट लूज़ किया तो मैंने अपना बेबी फैट लूज़ किया, इसीलिए मैंने बहुत जल्दी कर लिया था। यही अगर वही टाइम हो और मैं 30 years की हूँ तो इट वुड टेक मी 2 years to achieve that same thing which I achieved in 6 months. वो फिर डिफरेंट हो जाते हैं। बट वो टीन एज वाला जो फैट, जो चबी फैट होते हैं, वो ऐसे उतना बुरा लगता भी नहीं है ऑनेस्टली, क्योंकि वो क्यूटनेस में आ जाता है ना, और पता है कि चलो यंग एज है, बड़े होते होते सबका हो जाता है। मतलब मुझे पर्सनली भी आई वॉज अ चबी किड व्हेन आई वॉज अ टीनेजर। मेरा खुद अपना वो उस तरीके से था। वो तो जब यूनिवर्सिटी आप एंटर करते हो, फिर आप आसपास देखते हो, अच्छा ये चीज़ है, दिस इज़ व्हाट इज़ कंसिडर्ड नाइस एंड प्रिटी, वो चीज़ होती है। फिर आप कॉन्शियस होकर एफर्ट्स करना शुरू कर देते हो। फिर मेरा आना इस ऐसी फील्ड में हो गया जहाँ पे यू हैव टू बी वेरी फिट। तो वो उस चक्कर में अब मुझे याद है, मतलब मुझे ये लॉन्ग के जिम के लिए भी टाइम निकालना मुश्किल है, क्या है, तो मैंने तो अपना डाइट कट ऑफ किया हुआ था। ओके, कि चलो एक वो होता है ना, खाना पीना कम कर दिया, हाँ, खाना पीना कम कर दो, 2 रोटी से आप 1 रोटी पे आ गई, ये वो कर लो, कि चलो वॉक वो मैंने अपनी कांस्टेंट रखी थी। मुझे तब बाकी एक्सरसाइज के लिए टाइम मिले या ना मिले, बट एटलीस्ट आपकी वॉक दिन की 20-25 मिनट ही हो तो वो होनी चाहिए। अच्छा, तो इसका पहले यही बता दें कि वॉक से भी कोई फ़र्क पड़ता है? जो लोग और कुछ नहीं करते बट उनको होता है कि चलो दिन में थोड़ी सी वॉक कर लो, डज इट हेल्प? बिल्कुल, वॉक से फ़र्क पड़ता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात बताती हूँ। अब आपकी जो एक्टिविटी है ना, हमारी बॉडी ना अडेप्ट कर लेती है चीज़ों की।
बहुत सारी खवातीन ऐसी, मैं तो एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, मैं वॉक भी कर रही हूँ, फिर भी मेरा वेट नहीं लूज हाँ, ये होता, भी होता है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, देन वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। एक्चुअली होता ये है कि आप लोग जब ह्यूमन एनाटमी, ह्यूमन बॉडी की फिजियोलॉजी को पढ़ेंगे ना, तो आपको ये चीज़ें समझ आएंगी कि हमारी जो बॉडी है वो अडेप्ट करती है चीज़ों की। आप आज वॉक करिए 30 मिनट की, कल आपको 40 की करनी पड़ेगी सेम रिजल्ट लेने के लिए। ओके। और अगर आप 40 मिनट की रोज़ करें तो आपको फिर वॉकिंग से रनिंग और स्प्रिंटिंग पे आना है। इसीलिए देखें, हम डिफरेंट तरह की ट्रेनिंग हमारी होती है, जिसमें हाई इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग, सर्किट ट्रेनिंग आ जाती है। हम चेंज करते रहते हैं अपना पैटर्न। अगर हम एक ही चीज़ करते रहेंगे, हाउ कैन यू अचीव डिफरेंट रिजल्ट्स बाय डूइंग अ सेम थिंग। इतनी सिंपल सी स्ट्रेटजी इस चीज़ की। वो तो जैसे मेडिसिन पे भी होता है ना, एक टाइम के बाद वो आप पे असर करना छोड़ देती है, मतलब छोड़ देती हैं, क्योंकि आपकी बॉडी इम्यून हो जाती है उन पे। तो फिर आप उसे हैवी डोज पे जाते हो तो कोई चीज़ आपके ऊपर असर करती है। तो यू आर सेइंग कि एक्सरसाइज का भी सेम है, आपकी बॉडी अकस्टम्ड हो जाती है। वॉक का सेम है। वॉक का सेम है। एक्सरसाइज में ये होता है कि मैं इसीलिए प्रेफर करती हूँ, अपनी क्लाइंट्स को कहती हूँ कि आप घर में ना एक्सरसाइज करें, इस तरह की ट्रेनिंग्स करें, हाई इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग, सर्किट ट्रेनिंग। इनकी बैक साइंस ये है कि ये आपके ना हार्मोन लेवल्स को बैलेंस रखती है। अच्छा। अब आप वॉक करेंगी, आपके स्ट्रेस हार्मोन्स लेवल नहीं हो रहे, कॉर्टिसोल आपके माइंड से रिलीज हो रहा है, सेरोटोनिन नहीं हो रहा। एक्सरसाइज करेंगे, that's a difficult science, okay. आप एक्सरसाइज करेंगे तो सेरोटोनिन रिलीज होगा। अच्छा। वॉक से नहीं होगा, रनिंग से होगा। हाँ। तो ये सारी चीज़ें इसलिए मैं कहती हूँ कि आप, और बहुत ख़वातीन के बहुत सारे और मसाइल हैं। देखें, हाँ। जब 9 साल से एक बच्ची जो है ना वो मेचोरिटी के ऊपर पहुँचना स्टार्ट हो जाती है, प्यूबर्टी उसकी स्टार्ट होती है। अब यहाँ से लेके उसका सारा सिस्टम शुरू होता है, उसने देखना है शादी के बाद उसके साथ क्या होगा। मुझे ये सारी चीज़ें पहले से पता है, बिकॉज आई हैव बीन वेरी एक्सपीरियंस इन दीज थिंग्स। मुझे पता है किस स्टेज पे क्या चल रहा है, ख़वातीन के साथ क्या नहीं चल रहा और क्या होने वाला है, इन्हें कौन सी डिजीज़ हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती। तो 9 साल से अब जो लड़की है जब वो बड़ी हो रही है, उसके स्टेजेस ये हैं कि वो अपनी जो हेल्थ है उसका ख्याल लाजमी रखे, क्योंकि उसके साथ ये चीज़ें हो सकती हैं। देखें, इरेगुलर पीरियड्स का होना, आपके अननेचुरल हेयर की ग्रोथ होना, एक्नी होना, ये तो चलती हैं प्रॉब्लम्स, ये किसी वजह से चल रही हैं उनके साथ। उनकी स्टेजेस ऑफ लाइफ, उनकी सिचुएशंस, इन सारी चीज़ों की वजह से चल रही। तो मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि एक्सरसाइज करें। वॉक इज़ गुड, बट यू शुड बी चेंजिंग द पैटर्न। एक दिन स्प्रिंट्स करें, एक दिन रनिंग करें, एक दिन वॉक करें, ऐसे ठीक हो करें। गया। और वो भी बिल्कुल कैजुअल वॉक नहीं, आराम से मज़े वाली वॉक नहीं होनी चाहिए, ब्रिस्क वॉक। ठीक है। अच्छा, हमने जिस तरह से हमने बात की, आजकल जैसे बच्चों की अगर बात करें, आपने खुद ही अभी बात की, अब तो प्यूबर्टी भी बड़ी जल्दी हिट कर जाती है। मतलब जो 12-13 एज थी वो अब 9-10 तक आ चुकी है। ऐसे ही है। उसके बाद ये है कि जो हेल्थ इश्यूज़ है, क्या वो पहले ज़माने में भी इसी तरीके से थे या अब ज़्यादा हैं? क्योंकि अब शायद हमें सुनने में ज़्यादा मिल रहा है, या हमारी जो बड़ी औरतें वो भी ये कहती हैं कि हमारे ज़माने में तो ये मसाइल नहीं होते थे। अब आप स्पेशली आप जिस दूसरी औरत को देखें, कंसीव करने में इश्यूज़ हो रहे हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस है, इस तरह की चीज़ें पहले काफ़ी हद तक कम थी, बिकॉज डाइट शायद अलग थी, लाइफस्टाइल डिफरेंट था, अब चीज़ें डिफरेंट है। तो व्हाट वुड यू रिकमेंड टू यंग गर्ल्स कि वो कुछ ऐसी टिप्स जो यंग एज से ही कुछ अडॉप्ट कर लें, ताकि कल को बड़े मसाइल ना दरपेश आएँ? यंग एज से मैं उनको बोलूँगी कि वो सबसे पहले ना एक कैलेंडर बनाएं, अपने पीरियड्स की डेट्स को हमेशा रिकॉर्ड करें। अगर उनके 12 से, ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर ना मैं कहती हूँ कि इसको आप छोड़ नहीं सकते। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Okay. आप मोटे से पतले हो सकते हैं, आप और चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर ना ये आपके हार्मोन्स ख़राब होना स्टार्ट हो जाए ना, तो आपको बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, स्पेशली जो फीमेल्स हैं उन्हीं को होती हैं। तो आप अगर ये चीज़ आपकी सेट है ना, आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी, ना ही आपका वेट गेन होगा। अगर आपके हार्मोन्स जो हैं वो बैलेंस्ड हैं तो आपको वेट गेन भी इशू नहीं होगा। तो सबसे पहले जो है ना, अपने पीरियड्स की जो साइकिल है उसको जो है ना रिकॉर्ड करना स्टार्ट। तो मतलब ये बेसिक कोर है जिसकी वजह से बाकी तो अच्छा। बाकी देखिए, हमारी जो फीमेल्स है ना, उनके अंदर सारा किरदार ही हार्मोन्स अदा करते हैं। कोई भी आपकी देखिए, जैसे अभी कंसीविंग है, फर्टिलिटी, इसको कहते हैं इनफर्टिलिटी। क्यों होती है आपको पता है? इनफर्टिलिटी होती है जब आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं। सिंपल सी बात है। आप किसी डॉक्टर के पास जाएं तो वो आपको ज़रूर जो है ना वो टैबलेट्स देगा कंसीव करने की। उसके अंदर क्या होती हैं मेडिसिन के अंदर क्या होता है? फर्टिलिटी इंक्रीज करने की जो है ना, उसके अंदर वो कुव्वत मुदाफ़ियत डाली होती है मेडिसिन के अंदर। तो एक तो मैं ये बोलूँगी कि पहले जब हम लोग होते थे ना, पहले ज़माने में तो सारी डिलीवरीज नॉर्मल होती थी। अब फियर फैक्टर बहुत ज़्यादा आ चुका हुआ है। लड़कियां डर जाती हैं, उनके अंदर वो नहीं है कि भाई, क्योंकि उन्होंने अपनी जो हेल्थ है, उस जो डाइट है उन्होंने सही नहीं रखी। उन्होंने आगे पीछे से सुन के जो है इस तरह खाना पीना स्टार्ट किया ना। उन्होंने, आपको पता है, स्क्वाटिंग अगर वो करेंगी तो इट कैन लीड टू द नॉर्मल डिलीवरी। एक सिंपल सी बात है।
तो मैं उनको ये रिकमेंड करूँगी कि सबसे पहले ना अपनी पीरियड्स की डेट को रिकॉर्ड करें और उसको देखें। अगर वो 12 दिन 25 दिन लेट है तो ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। आपको फ़ौरन से अपने डॉक्टर के पास जाना है, अपने ब्लड टेस्ट कराएं, अपनी चीज़ों को बैलेंस में रखें। आपको पता है हमारे जितने भी एक्टर्स हैं, अब हॉलीवुड के एक्टर्स देख लें, ये सारे इतने फिट, इतनी हम कहते हैं कि यार कितनी यंग है, इतने अच्छे लग रहे हैं, वो अपनी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। वो अपने ब्लड टेस्ट कराते हैं। आपको पता है जनरल चेकअप उनके हर 3 महीने 4 महीने बाद रेगुलर होते हैं। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं। हम लोग तो अस्पताल ही तब जाते हैं जब बिल्कुल इमरजेंसी, जब कोई बंदा मरने वाली स्टेज पे आते तब आते हैं कि हे, फिर जाके पता लगता है कि इसके साथ ये मसला था और कब से चल रहा था, यू नेवर नो। यही बात है। और एक हॉस्पिटल जाने को डिस्करेज भी किया जाता है ना कि क्या अपने ऊपर तारीख किया हुआ है, यूर यंग, यूर फिट, चलो उठो, कोई मसला नहीं है, हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो जाए, तुम डाइट अच्छी कर लो, गोश्त वोश्त खाना शुरू कर दो, दूध अपनी डाइट में इनका कोई मसला ही नहीं है। हमारे साथ भी तो होते थे। तो ये वाला भी परसेप्शन मैं यहाँ पे कहूँगी कि इस चीज़ को भी थोड़ा तोड़ने की ज़रूरत है। जो बड़ी जनरेशन है, जो हमारे से पहले की जनरेशन है, उसका मैं ये कहूँगी कि दे नीड टू बी अ बिट मोर फ्लेक्सिबल एंड अ बिट मोर अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स द यंगर जनरेशन। उनके अपने अलग मसाइल, अपने इस तरीके की कितनी चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन उनको हम नहीं करते। हमने उनको उसी चीज़ के लिए रखा हुआ है कि हमारी जो आपसे एक्सपेक्टेशंस है बस उस पर पूरे उतरो, ये ग्रेड ले आओ, ये नंबर ले आओ, इस कॉलेज में एडमिशन हो जाए, आगे ये जॉब मिल जाए, ज़िंदगी फिट है। ऐसा ही है, इससे आगे हम नहीं करते हैं। लेकिन तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे मैं हूँ स्ट्रॉन्ग, लाइक अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैंने फिटनेस को एज अ पैशन परस्यू करना है या नहीं। आई वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड व्हेन आई वाज इन माई कॉलेज एंड स्कूल ईयर्स। ऊपर से पेरेंट्स का प्रेशर। माई फादर वाज लाइक, अगर तुमने बैचलर्स छोड़ा, आई एम वेरी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, वो कहते हैं कि अगर तुमने बैचलर्स छोड़ा, आई वुड लाइक टू टेल दिस थिंग, मेरी अपनी स्टोरी में बताऊँगी कि आई हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट थ्रू आउट माई लाइफ। फिटनेस को ले के ना हमारी सोसाइटी में नहीं है कि लड़की फिटनेस ट्रेनर, इसमें कमाई नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो एनी हाउ माई फादर वॉज लाइक, अगर तुमने बैचलर्स छोड़ा मैं घर से निकाल दूंगा। इट टुक मी 6 years टू स्टैंड अप अगेंस्ट हिम एंड सेड के मैंने छोड़ दिया, निकाल दें आप मुझे घर से बाहर, जा रही हूँ मैं। अच्छा। एंड व्हेन आई डिड इट एंड ही वाज लाइक, तुमने इतना कुछ कर लिया फिटनेस में, बेटा अब आप फिटनेस ही पढ़ें, आई एम हैप्पी। सो बट इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू स्टैंड अगेंस्ट। देखिए देखो, आपने अपनी वो विल पावर भी नहीं छोड़ी ना। नॉर्मली लोग छोड़ देते हैं, एक ना हो गई, हर बार अगर थोड़ा आप टक्कर मारो, कम्युनिकेट करने की ज़रूरत ही होती है ना, उनको कन्विंस करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि मैं ये कहूँगी कि उनकी गलती भी नहीं है, वो एक अलग जनरेशन से बिलोंग करते हैं, उनके ज़माने में चीज़ें थोड़ी डिफरेंट थी। कुछ ऑनरेबल प्रोफेशंस समझे जाते थे कि अगर आप इस काम में कर लो तो हमारी इज़्ज़त है जी, हमारी बेटी की इज़्ज़त है, हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त है। कुछ चीज़ों तक आपने नहीं अवेयरनेस ही नहीं थी। और जैसे बड़ी मैं आपको टिपिकल मैंटेलिटी बताती हूँ कि कुछ लोगों का होता है कि जिम जाके वेट्स उठाना और ये बॉडी बिल्डिंग करनी तो बंदों का काम है। लड़कों जैसी बॉडी बन जाएगी, ये एक टिपिकल लफ्ज़ होता है कि तुम बहुत मैस्कुलिन हो जाओगे। हाँ, और फिर मतलब वो खूबसूरती में कंसिडर नहीं होता। लड़कियों की एब्स, ये क्या मतलब है ना, इस तरह का माइंडसेट प्रिवेल करता है अभी भी हमारी सोसाइटी में। बिल्कुल करता है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता टूट रहा है। आप जैसी लोग जब आके अपनी कहानी सुनाती हैं, समझ आती है कि अच्छा ठीक है, ये भी डुएबल है। अब जितना आप ईजी उसको साउंड करा रही हैं और इतने मज़े का आप बता रही हैं, आई एम श्योर जो देखने वाले उनका भी दिल करेगा कि हम भी जाएं भाई, हम भी जिम जाके करें। अगर ये कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। रिगार्डलेस कि आपने फ़ैट लॉस करना है, आपने वेट गेन करना है, हर फीमेल और मेल को एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। क्योंकि देखें, ठीक है आपने फ़ैट लॉस नहीं करना, आपने वेट नहीं गेन करना, आपको अपनी ज़िंदगी तो लंबी चाहिए ना। आपको बिना बीमारियों की ज़िंदगी तो चाहिए ना। तो क्या आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे? लेकिन हम एक्सरसाइज सिर्फ तब करते हैं ना जब वेट ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए और जब समझ आए इसको कम करने, तो या आप डाइट्स कर लो या आप ये कर लो। इसमें मैं आपसे थोड़ा सा बात करना चाहूँगी। अभी तो स्पेशली जितनी हम कहेंगे जो फैट्स आए हुए हैं, दिस कीटो डाइट, दिस लो कार्ब डाइट और भी काफ़ी डाइट्स होंगी, मतलब चल रही हैं। लोग प्रेफर करते हैं कि वो कर लें। अब जैसे आजकल बाहर के फूड बिजनेसेस हैं, आई डिड एन एपिसोड विद डॉक्टर मरियम इज़ वेल, उनका यही है, वो मतलब बिजनेसेस देती हैं, मील्स पहुंचाती हैं। तो उनका यही होता है कि इवन विदाउट एनी वर्कआउट, विदाउट एक्सरसाइजेस, लोग आराम से वेट काफ़ी हद तक कम कर जाते हैं। तो फिर बंदा आके मेहनत क्यों करे? क्या कितना हेल्प करता है अगर आप खाली डाइट के थ्रू अपना वेट कंट्रोल कर लो या मेंटेन कर लो और उसके बाद। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है मरियम, आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट यू ऑन दिस। थैंक यू। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक चीज़ की वजह से ना इतने लोग सफ़र कर रहे हैं, इतने ज़्यादा कि आई कांट टेल यू। डीलिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल, मुझे हज़ारों के लिहाज से रोज़ाना, मैं कहती हूँ लाखों के तादाद से मैसेजेस आते हैं, आमना मैम ये हो गया मेरे साथ, मैंने कीटोजेनिक डाइट की।
देखिए ये जो शॉर्ट टर्म फिक्सेस डाइट्स है ना, इनकी साइंस पीछे क्या है, ये तब बनी थी जब आपको कोई मेडिकल डिजीज़ हो बड़ी, फॉर एग्जांपल किसी का कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया है, उसके हार्ट पे चर्बी पर आ गई है, तो उसको एक ऐसी डाइट पे रखेंगे जिससे उसका फैट फ़ौरन से कीटोसिस, बॉडी उसकी कीटोन्स में चली जाए, कीटोसिस प्रोसेस में चली जाए, ठीक है, ताकि उसका फैट जो है ना वो उतर जाए दिल से, उसकी डेथ ना हो सडन कोलेस्ट्रॉल हाई होने से। ये तब बनी थी डाइट्स, ये क्विक फिक्सेस आप लोगों के लिए नहीं है। एक बंदा सिर्फ, आपको पता है कि फिटनेस जो पूरी होती है ना, 12 कंपोनेंट होते हैं फिटनेस के, ठीक है, एक बंदा तभी फिट होता है जब वो पूरे 12 कंपोनेंट्स को पूरे करेगा। अब आप सिर्फ डाइट करते हैं, ठीक है, आप अपनी कैलोरी डेफिसिट में चले जाते हैं, आप अपनी ऑर्गन्स की तबाही कर रहे हैं। मैं कभी भी, मैं ऑन कैमरा ऑन स्क्रीन कह रही हूँ और बड़े प्राउडली कह रही हूँ कि मैं किसी को रिकमेंड नहीं करती कि वो कीटोजेनिक डाइट, प्रोटीन डाइट, इस तरह की शॉर्ट टर्म डाइट्स करें, क्योंकि उन्होंने इवेंचुअली फेल ही होना है। आप मुझे बताएं कि आप कितने टाइम तक कीटोजेनिक डाइट को, जिसमें आप कार्ब्स की इंटेक कम करते हैं, विंडो में खाते हैं, कितने टाइम तक आप उसको कर सकते हैं? क्या मैं तो कर ही नहीं सकती, आप 7 साल तक कर सकती हैं अबाउट फैट्स, और मैं आलू और ये चीज़ें चावल छोड़ ही नहीं सकती। आप 7 साल तक कर सकती हैं उसको, 10 साल तक कर सकती है। मैं 7 साल से हेल्दी ईटिंग कर रही हूँ, एक ऐसी डाइट पे हूँ जो मुझे वेट गेन नहीं होने देती, मेंटेन रखती है। हेल्दी ईटिंग वही है कि आपकी जो फिटनेस है ना वो आपकी हैबिट से चेंज होगी, ये नहीं कि आप क्विक फिक्सेस ढूंढें, ठीक है। तो मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप एक डाइट्स इस तरह की करें, क्योंकि आप अपने इंटरनली, आप एक दफ़ा ना, मेरे पे यकीन ना करें, आप पे भी लोग यकीन ना करें, आप गूगल पे जाकर खुद पढ़ें ड्रॉबैक्स ऑफ कीटोजेनिक डाइट एंड एडवांटेजेस, फिर आप प्रॉज एंड कॉन्स को देखें। आपकी लिवर किडनी का दबाव ना बेहतर है या आपका फैट लॉस करना बेहतर है? मुझे पता है कि ये, मुझे लगता है कि लोगों को पता है, ये अपनी रिसर्च करते हैं, बट फिर भी एक वो चीज़ ऊपर हावी आ जाती है ना कि वेट जल्दी लूज़ करना है। जैसे हमने शुरू में बात की, 2 हफ्ते बाद किसी कज़न की शादी है, भाई की शादी है, या अपना कोई फंक्शन आ रहा है, तो बस आपने 2 हफ्ते के अंदर अंदर 7 kgs गिरा देने हैं, तो वो फिर लोग इस तरह के क्विक फिक्सेस के ऊपर चले जाते हैं, जो इवेंचुअली इन द लॉन्ग रन इट इज़ अफेक्टिंग their health permanently, I would say. The damage is permanent then. It is permanent, but एक और प्रॉब्लम इसके साथ ये कि जितना जल्दी वो गिराएंगे, क्योंकि अननेचुरल वे है ना बॉडी के लिए, जितना जल्दी वो गिराएंगे उतना 2x फास्टर उनका वापस जल्दी आएगा। ये मुझे बहुत मजे की बात है, जैसे आपने कहा कि कीटो डाइट जो है वो सबके लिए है ही नहीं, ये एक मेडिकल डिजीज़ को करने के लिए आई थी। ओके, दैट इज़ इंटरेस्टिंग। हम लोगों ने तो उसको अब जैसे काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी आपके उस कल्चर को प्रमोट कर रहे होते कि कीटो सिर्फ डाइट नहीं है, इट्स अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। आपने खुद ही बात की, जब आप इतने फैट्स ले रहे हैं और वो सब कुछ करें तो हाउ इज़ इट हेल्दी? ये इंसान को थोड़ी सी जो है ना खुद करने की ज़रूरत है। सिर्फ आप सोशल मीडिया पे जो जनरल पॉपुलेशन है ना उसको समझने की ज़रूरत है। एक होती है स्पेशल पॉपुलेशन, एक होती है जनरल। अब स्पेशल पॉपुलेशन वो है जिनको मेडिकल डिजीज़ हैं, किसी को कैंसर है, किसी की डायबिटीज़ टाइप 2 है, टाइप 3 है, किसी की कोई और प्रॉब्लम है, अब उनके लिए अलग डाइट होगी, और जो जनरल पॉपुलेशन है उसके लिए हेल्दी ईटिंग होगी। इतनी जल्दी मैं यही कहती हूँ कि सबसे पहले जो आपकी फैट लॉस, फिटनेस है ना, कि हमारी मेन चीज़ है पेशेंस और केयर। इन चीज़ों को हम समझ लेना तो फिर हम उसको कर सकते हैं और ज़िंदगी आसान हो जाएगी अगर अब ये 2 मंत्रास अडॉप्ट कर लें बस। और इस तरह की क्विक फिक्सेस में ना फंसे, ना पड़े बिल्कुल भी नहीं। तो मैं खुद ही इसका पार्ट थी। जब मैं मैंने सर्टिफिकेशंस नहीं ली थी, जब मुझे नहीं पता था, आई केम इनटू दिस, जब मुझे क्लाइंट्स को मैंने ट्रेन करना स्टार्ट किया और मुझे डिफरेंट मेडिकल कंडीशंस पता लगी, फिर मुझे पता लगा नहीं ये तो बड़ा सीरियस काम है। हाँ। ये तो मैं आई एम मोर देन अ डॉक्टर, मतलब मुझे तो डॉक्टर जितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता लगा कि इन चीज़ों को ऐसे रिकवरी ये ऐसे करनी है। अगर कोई आपको इंजरी हो जाए तो उसकी डाइट अलग है, उसका एक्सरसाइज अलग है। इसी से बात करते हैं, आपने इंजरी की बात की, आपका काफ़ी लंबा टेन्योर है जहाँ आपने ट्रेनिंग्स दी हैं, तो कहीं कोई इस तरह का एक्सीडेंट हो गया हो, या किसी औरत का या किसी बंदे का कोई पार्ट डैमेज हो गया हो, या कोई चोट वेट कोई इस तरह का वाक़या अगर हो तो हमारे बिल्कुल क्यों नहीं। मैं बहुत ज़्यादा जिम्नास्टिक्स करती हूँ। मेरा कीन इंटरेस्ट है कि मैं ना पाकिस्तान जो है ना ओलंपिक से 1990s में 1980s में आउट हो गया था। अच्छा। मेरा कीन इंटरेस्ट है कि मैं जिम्नास्टिक्स में पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करूँ। तो मैं बचपन से ना बहुत एथलेटिक हूँ। अच्छा। जिम्नास्टिक्स करती थी। तो हमारे यहाँ पे ना इक्विपमेंट कुछ सही नहीं होती, तो आई लैंडेड ऑन माई pelvic rather than my feet while doing a somersault, back flip, front flip आप उसको कह सकते हैं। एक apparatus होता है ना, एक स्प्रिंग होता है, उसके ऊपर से आपने जंप लेनी होती। मैंने वो ली तो I landed on my pelvic and I was on bed rest 2 months then।
उसके अलावा बहुत सारी, देखिए मैं डॉक्टर के पास जब जाती हूँ ना अपनी इंजरीज लेके, तो डॉक्टर मुझे कहते हैं इंजरी क्यों कर ली, मैं कहा डॉक्टर मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, वो कहते हैं अंडरस्टैंडेबल। तो ये चीज़ें तो साथ साथ चलती रहती हैं। ये बीइंग अ एथलीट, बीइंग अ फिटनेस ट्रेनर, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, कि कभी ना कभी जितना आप एडवांस ट्रेनिंग, जितना आप ज़्यादा अपने ईयर्स को लेके जाएंगे, 7+ 8+ ईयर्स ट्रेनिंग करेंगे, आप एडवांस एक्सरसाइज पे शिफ्ट करेंगे, तो आपको इंजरीज़ का हमेशा जो है ना वो ख़तरा होता है। अच्छा, हमने जो पूरी आपकी जर्नी जो आपने शेयर भी किया, जो आपका काम भी है, जो फिज़िकल हेल्थ के ऊपर आप जिस तरह से करी, इसने आपको पर्सनल लेवल पे मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग कर दिया? मेंटली मुझे इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि मैं कहती हूँ कि तूफान आए, गर्मी आए, धूप आए, आमना खान वही रहेगी जो है। आई वॉन्ट चेंज माई बॉडी, माई सेल्फ, माई मैंटेलिटी, माई फील्ड, एनीथिंग, कुछ भी हो जाए, इतना मुझे मेंटली स्ट्रॉन्ग किया। जिम इज़ लाइक माई, इसको कह सकते हैं कि थेरेपी सेशन है, कि मैं हर दिन अपने आप को जब शीशे में देखती हूँ ना, बल्कि मैं तो वीडियोस भी अब तो डालती हूँ, बना के डालती हूँ कि यू आर स्ट्रॉन्गर। मेरे कमरों की दीवारों पे, मेरा इवन घर में जो वॉल्स हैं उसके ऊपर लिखा है क्वीन। आई इवन गॉट अ टैटू ऑफ क्वीन, कि मैं अपने आप को क्वीन ऑफ द जिम समझती हूँ। तो इतना मेंटली मुझे स्ट्रॉन्ग किया है। और ये कॉन्फिडेंस ज़रूरी होता है ताकि आप जो है बाकी देखने वालों को भी बता सको कि ठीक है, अपनी चीज़ को ओन करें ना, हम ये हैं, हमें ये पसंद है, हमारा ये पैशन है, हम ये कर सकते हैं। कर सकना भी बड़ी चीज़ होती है। इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितनी स्ट्रगल्स और कितनी हार्डशिप्स और कितने साल में कहूँगी लगते हैं। बहुत, आई वॉज अ वेरी, जिसको कहते हैं बहुत ज़्यादा चब्बी किड थी, बहुत ज़्यादा मेरे अंदर फियर था, और बहुत सारी अभी भी कुछ, मतलब मैं जब से मैं पहले मैं फ़िज़िकल ट्रेनर थी। मेरी स्टोरी कुछ इस तरह की है कि मैं 3-4 साल फ़िज़िकल ट्रेनर ऑन फ्लोर रही हूँ, लेकिन अब मैं इंटरनेशनली ऑनलाइन फ़िटनेस इन्फ्लुएंसर और ट्रेनर आप कह सकते हैं। मैं सिर्फ ऑनलाइन ही ट्रेन करती हूँ, मैं फ़िज़िकली अब फ्लोर पे ट्रेन नहीं करती। अच्छा, ठीक है। तो जब मैंने ऑनलाइन है, आपको पता है जब सोशल मीडिया आ जाता है तो क्रिटिसिज्म को हैंडल कैसे किया जाए, आई टॉट इट माई सेल्फ टू मी। मुझे किसी ने नहीं बताया कि हाउ टू हैंडल दिस क्रिटिसिज्म। क्योंकि ये तो बहुत इफेक्ट करता है। It does. लोगों के पास एक्सेस है ना, वो कीबोर्ड उठा के विदाउट रिवीलिंग देयर आइडेंटिटी कुछ भी लिख देंगे आपको, कुछ भी आपको जज करेंगे, कुछ भी कह देंगे आपको। वो बॉदर कर उनका कुछ आता भी नहीं। जिस बंदे ने किए ना उसको याद भी नहीं होगा कि मैंने सुबह किस किस को कौन कौन सा हेट कमेंट किया था। बिल्कुल। उसके सामने तो जो चीज़ आ रही है उसने अपनी पता नहीं कौन सी फ्रस्ट्रेशन, कौन सी भड़ास जो है वो दूसरे इंसान पे निकाल दी और भूल गया। लेकिन जिसको वो मैसेजेस आ रहे हैं, जिसको वो कमेंट्स आ रहे हैं, उसको तो वो अफेक्ट करता है। आमना तो ये तो मैं मान ही नहीं सकती कि आपको बॉर्डर ना करता हो। नहीं, मुझे बॉर्डर करता है, बट मैं अब डील करना ना इससे सीख चुकी हूँ कि मुझे जहाँ पर लगता है समटाइम्स ना, आई एम वेरी, जिसको कहते हैं कि मैं मुझे जितनी भी मेरी ऑडियंस है ना, इवन जो बड़े बड़े लोग भी होंगे ना, मैम करके बात करेंगे, ऑल्दो आई एम ओनली 23 ईयर्स ओल्ड। तो मेरी ऑडियंस को मैं प्रॉपर डांटती हूँ एज अ टीचर, एज अ ट्रेनर मैं उनको डांटती हूँ कि ये ऐसे है, तो फिर उनको समझ आ जाती है। लेकिन आई ओवर द ईयर्स मैंने अपने आप को सिखाया है कि इसको जो डील करना है ना, सोशल मीडिया क्रिटिसिज्म, हर बंदा आपसे कोई तो एक होगा जो आपसे खुश नहीं होगा, हर बंदा नहीं हो सकता। और इसको एक्सेप्टेंस जो है ना, वो अपने अंदर लेके आना मेरे लिए सबसे टफेस्ट पार्ट था। और लेकिन मैं अब एक्सेप्ट कर चुकी हूँ कि नो मैटर व्हाट आई डू, हेट कमेंट्स आएंगे। इसी को थोड़ा सा और देखने वालों के लिए इलेबोरेट करते हैं ताकि कुछ आए। अब देखिए, एक ही घर में अगर 4-5 बहन भाई भी है ना, तो हम ना वो मुख्तलिफ होंगे। बिल्कुल होंगे। उनका बायोलॉजिकल वो सेम होगा, जेनेटिकली दे हैव द सेम जीन्स, उनकी तरबियत एक ही माहौल में हो रही है, सेम पेरेंट्स एक छत के नीचे हो रही है, एजुकेशन सेम स्कूल में जा रही है, बट फिर भी उनकी आदत, उनकी चॉइसेस, उनका माइंडसेट, उनका परसेप्शन अलग होता है। आप कैसे जनरलाइज कर सकते हो? ये चीज़ हमारे लोगों को थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है कि नहीं है, हर दूसरा शख्स आपकी तरह नहीं है। जो आप सोचते हैं वो नहीं सोचता है। लेकिन अगर आप ये समझें कि जो आप सोच रहे हैं सिर्फ वही ठीक है, बाकी सारे कमतर हैं, बाकी सारे गलत सोच रहे हैं, बाकी होता है ना, वी लुक डाउन ऑन पीपल, दैट इज़ रॉन्ग। द होल पॉइंट इज़ एक्सेप्टेबिलिटी। और ये मुझे लगता है कि जो लोग अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते ना, वो बाहर किसी और को भी नहीं एक्सेप्ट कर पाते। ऐसा ही है। सो ज़रूरी है कि आप पहले अपनी सेल्फ आइडेंटिटी, सेल्फ एक्सप्लोरेशन करें, देखें आप ये हैं, आपके इंटरेस्ट ये हैं, आप चाहते ये हैं, उसको एक्सेप्ट कर लें। आपको हर शख्स
बाहर वाला हर इंसान अच्छा लगने लग जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें जिसको करना बहुत बहुत है। आमना, आपकी भी फील्ड इस तरह की है कि लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं, जो उनको मेंटली भी अफेक्ट करता है। लोग साइकोलॉजिकल इश्यूज, डिप्रेशन में चले जाते हैं जब उनको पता हो कि उनका वेट ज़्यादा है, वो खूबसूरत नहीं दिख रहे, वो मोटे हो गए हैं। ये लफ्ज़ ही हमने ऐसे बनाए ना कि दीज आर ऑफेंसिव वर्ड्स, वेरी ऑफेंसिव। हाँ, तो आपको तो मुझे लगता है कि फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ उनकी मेंटल थेरेपी भी करनी पड़ती होगी, उनको मोटिवेट भी करना पड़ता होगा। दे मस्ट बी डेज जब वो बिल्कुल ही डाउन, उनको बाहर निकालना और उनको दिखाना। तो ये किस तरह का चलता है? ये तो आपके लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग होगा कि आप फिजिकल ट्रेनिंग भी कर रहे हो और उनकी मेंटल थेरेपिस्ट भी हैं। स्पेशली जब मैं खुद भी आई एम अ ह्यूमन, तो मेरी भी कभी मोटिवेशन डाउन हो सकती, बट आई कीप माई सेल्फ वेरी रियलिस्टिक। मैं उनको दिखाती हूँ कि रिसेंटली मेरा US इंटरव्यू रिजेक्ट हुआ, US वीज़ा रिजेक्ट हुआ। वाई? ऑन सब उनकी मर्जी होती है, इट्स ऑन लक। आपकी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट भी हो, इट्स ऑन द इंटरव्यूअर कि आप उसको सेटिस्फाई कर सकते नहीं। खैर मैं अपनी ऑडियंस को जो है ना वो शो करती हूँ कि देखें, लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज स्टेबल, आई एम ऑल्सो लाइक यू। मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ, लेकिन मुझे भी, मेरे साथ भी ये सारे इश्यूज चल रहे हैं, तो आप भी मेरे साथ रिलेट करें और हम एक दूसरे के साथ हैं। यू सपोर्ट मी, आई सपोर्ट यू। मैं जितना उनको मोटिवेट करती हूँ उतना मैं अपनी ऑडियंस से भी लेती हूँ मोटिवेशन। तो इसी तरह जो है ना मैं उनको मोटिवेट करती हूँ और इस तरह उनको निकालती हूँ, अपने साथ उनको रिलेट करती हूँ, वो मेरे साथ करती हैं, तो हम इस तरह चलते रहते हैं। टू वे रिलेशनशिप चलना चाहिए। मतलब कुछ हमारे क्राउड में भी ऐसे लोग आते हैं ना जो बस आके अपना पूरा मलबा आपके ऊपर डाल के आगे निकल जाते हैं कि आप हमारा मलबा संभालो, अपना तो संभाल ही लो, हमारा भी संभालो। तो दैट इज रॉन्ग एज वेल। दूसरे की भी समझने की जरूरत होती है, दूसरे भी, और स्पेशली लोगों को लगता है कि जो प्रोफेशनल है आप काम करें तो आपका तो काम ही है, मतलब कोई एहसान तो नहीं कर रहे ना, यू आर गेटिंग पेड फॉर दैट। हाँ, आपने पैसे ले लिए तो बस आपको जो है वो, आप बीमार भी नहीं हो सकते, आपका पर्सनल मूड डाउन भी नहीं हो सकता, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बी प्रोफेशनल, वी आर पेइंग यू फॉर दैट। तो लोगों का ये माइंडसेट भी होता है, वो भी बड़ा तंग करते हैं। आप ना थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि पहले आपने जैसे बात की कि फिजिकल जिम वाली ऑन फ्लोर भी आपकी ट्रेनिंग थी, बट फिर जब से स्पेशली कोविड आया तो सारी चीज़ें ऑनलाइन चलेगी, आपकी स्टडी से लेके आपका कॉर्पोरेट कल्चर तक वर्क फ्रॉम होम वाली चीज़ हो गई। तो अब ये ट्रेनिंग सेशंस हम बहुत देखते हैं कि फिटनेस ट्रेनर्स ने टाइम्स एलोकेट किए होते हैं अपने डिफरेंट क्लाइंट्स को, उनके साथ कर रहे होते हैं फ्रॉम द होम। तो आपने ये चीज़ पोस्ट कोविड किया, पहले से आप उसको ऑनलाइन ले गई थी? मैं पहले से ही ऑनलाइन थी, क्योंकि मैं कोविड से पहले ही ऑनलाइन थी। अच्छा। यस, कोविड के बाद नहीं, क्योंकि मैंने जब बैचलर्स छोड़ा ना, तो जब मैं बैचलर्स कर रही थी ना, उसके साथ मुझे एक सोल्यूशन चाहिए थी कि मैं जिम तो जा नहीं सकती, फुल टाइम यूनिवर्सिटी को देना है, असाइनमेंट्स करनी, क्या करूँ, फिटनेस को लेके कैसे चलूँ, मदद कैसे करूँ फीमेल्स की, मैं क्या करूँ। देन आई केम विद दिस ऑनलाइन आइडिया कि ऑनलाइन ट्रेनिंग देना स्टार्ट करती हूँ, और मेरी फिटनेस भी मतलब रहेगी, मैं अपने क्लाइंट्स को भी ट्रेन करती रहूँगी, मतलब वो एक नॉलेज और एक्सपीरियंस जो है ना मेरा ज़ाया नहीं होगा। तो मैं पोस्ट कोविड थी। अच्छा। लेकिन कोविड के बाद, कोविड से पहले से, हाँ, सॉरी, प्री कोविड थी, कोविड से पहले से थी, लेकिन कोविड के बाद फिर लोगों के अंदर थोड़ी सी अवेयरनेस आना वो तो फिर सब कुछ ऑटोमेटिकली बाय नेचर ही ऑनलाइन चला गया ना, वो बिल्कुल। तो हाँ। लेकिन मेरा तरीका बहुत डिफरेंट है। मैं अगर मुझसे कोई क्लाइंट कहे कि आपके सेशंस कब होते हैं, वीडियो कॉल पे ट्रेनिंग करा दे, मैं कहूँगी आप गलत बंदे के पास आई, मैं तो देती ही नहीं। कैसे होता है ये, फिर थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करिए कैसे चलती हैं सेशन? मेरी जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है ना, उसमें सेशंस नहीं होते। मैं एक बहुत यूनिक और डिफरेंट चीज़ को प्रमोट करना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ कि यू डोंट नीड अ ट्रेनर, आपको ट्रेनर की ज़रूरत नहीं है। वाई डोंट यू बिकम ट्रेनर इंडिपेंडेंट? फॉर एग्जाम्पल, आज आप मेरे पास आती हैं, यूर 25 ईयर्स ओल्ड, हैविंग वेट ऑफ 80 kg और 5'4" आपकी हाइट है। मैंने आपका वेट लॉस करवा दिया, मैंने आपको डाइट प्लान दिया, मैंने आपको मोटिवेशन दी, मैंने आपको कराया। आपने खुद क्या सीखा? आपको तो कल को दोबारा आपकी शादी होगी, वेट गेन होगा, बच्चा पैदा करेंगे, फिर हम आमना को ढूंढेंगे, फिर आप मुझे ढूंढेंगी। क्या आप ट्रेनर टू ट्रेनर जाते रहेंगे? You need to get educated, you need to learn fitness yourself, you should become your own trainer। तो मेरा जो तरीका है वो ये है कि मैं आपको ना, मेरी बुक्स हैं, ई बुक्स है, मेरी जो ट्रेनिंग है ना वो ई बुक्स है। आई एम वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन इन पाकिस्तान जो ई बुक्स को लेके चल रही है, जो ऑथर है, जिसने प्रॉपर बैठ के डिज़ाइन किए 7+ years ऑफ ट्रेनिंग के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, टेस्ट करके प्रोग्राम्स के। अगर 20 साल की बच्ची लेगी तो उस पर भी ये इफेक्ट करेगा, 50 की लेगी उसको भी ये इफेक्ट करेगा, 80 की लेगी उसको भी करेगा।
तो ये मैंने जो है वो तरीका बनाया कि यू लर्न, यू टेक गाइडेंस फ्रॉम मी एंड बिकम योर ओन ट्रेनर। तो मेरी जितनी भी क्लाइंट्स हैं वो खुद घर पर रह के या जिम में जाके जो है वो उन चीज़ों को जो मैंने बनाई है ट्रेनिंग उसको इम्प्लीमेंट करती हैं, साथ में सीखती हैं कि अच्छा अगर वेट गेन भी होता है तो मुझे उसको कम कैसे करना है, मुझे पता है बिकॉज आई हैव डन इट माई सेल्फ। आपने उसको इतना इक्विप कर दे कि वो अपनी मदद आपके तहत आगे कल को फ्यूचर में भी अगर कुछ ऐसा होता है तो खुद कुछ ना कुछ कर सकती है। बिल्कुल। आमना, थैंक यू सो मच। वेलकम। लिटरली नहीं पता लगा, हम बातें करते करते काफ़ी टॉपिक्स भी, काफ़ी एस्पेक्ट्स भी कवर हो गए एंड आई एम श्योर यूर अ मोटिवेशन फॉर द पीपल हु आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट या जो सुन रहे हैं कि हो सकता है भाई एवरीथिंग इज़ पॉसिबल जिस तरह से आपने करके बताया। और आपका वही था कि पेशेंस एंड हार्ड वर्क, केयर एंड पेशेंस। केयर एंड पेशेंस, ये दो चीज़ें हैं जिसके थ्रू अगर आप करें तो जो रिजल्ट है वो भी लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। थैंक यू वंस अगेन, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू आमना। थैंक यू। Likewise, thank you. दिस इज इट फ्रॉम दिस एपिसोड। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते विद अनदर गेस्ट, अनदर टॉपिक। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।